जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर चाइना के वाइस प्रीमियर आ रहे हैं आज ही 20 लोग जो हैं वो मारे गए हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के एक जलसे के अंदर। और सुनने में आया कि 50 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ऊपर से पाकिस्तान में तारड़ साहब इलेक्शंस भी आ रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इसका टेन्योर तो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। उधर हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, घर में धमाके हो रहे हैं। इस्लामाबाद 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया चाइनीज़ वाइस प्रीमियर के लिए तार साहब, लेकिन धमाके तो फिर भी हो रहे हैं। क्या हम दुनिया को कन्विंस कर पाएँगे या आपके यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें? जिस तरह की बातें चल रही हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो चाइनीज़ हैं वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन वो चाइना, इंडिया तो जाएँगे G20 के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस धमाके को चाइनीज़ वाइस प्रीमियर की मौजूदगी में, जब इस तरह की दहशतगर्दी की एक्टिविटी हो रही है सर? शीमा साहब, मैं इसे सारे को मिला के कुछ आपको सारा कुछ बताता हूँ। खासकर सबसे बड़ी बात तो ये जो धमाका आपने बाजौर डिस्ट्रिक्ट में JUI के कन्वेंशन में हुआ है, जिसमें 20 लोग जो है मारे जा चुके हैं, 50 जख्मी हैं। उनमें से भी अल्लाह ताला उन पे बेहतरी फरमाए, ज्यादती हुई है। लेकिन चीमा साहब, एक वेव आ चुकी है। सूबा सरा KP में एक वेव है। पिछले आपने देखा होगा, एक हफ्ते में तकरीबन 3 ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें बिलखसूस एक मस्जिद के अंदर, जिसमें अदनान अफरीदी SHO था। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। उसने बड़ी बहादुरी के साथ वो अंदर घुसा है, और फिर वो ब्लास्ट के अंदर, यंग आदमी, वेरी नाइस, हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन। लेकिन इसमें इशारे दुनिया को क्या जा रहे हैं, इशारे क्या जा रहे हैं दुनिया में। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा, दूसरा कह रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं, रिफाइनरी की बात हो रही है ग्वादर के अंदर, $10 बिलियन की। सऊदी अरेबिया बड़ा इंटरेस्टेड है, और बड़ी मेच्योर हो रही है हमारी डीलें। एयरपोर्ट्स जो है वो ले रहा है, UAE एयरपोर्ट्स लेगा। तो वो सारे जो लोग आएंगे वो किन हालात में आएंगे, कैसे आएंगे। और दूसरा, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, अफसोस के साथ, कि कुछ लोग इसके ऊपर प्रेपोगेंडा कर रहे हैं कि ये इलेक्शन डिले करने के लिए धमाके कराए जा रहे हैं। कुछ ये भी इसको इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। लेकिन इसमें चीमा साहब, सबसे अगर देखा जाए तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। किसी सियासी पार्टी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान। और उसमें मैं समझता हूं कि इसको इसको सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा। अब इससे आगे हम कहां जाना चाहते हैं? जब हम रोकना चाहते हैं, हम रोक लेते हैं, सलाहियत है इनके पास रोकने की। जरबुल फसाद कर ली जाए, कभी कुछ कर लिया जाए, जो सलाहियत है, लेकिन क्यों नहीं, विल क्यों नहीं है इन चीजों को रोकने की। पाकिस्तान इज स्टिल ब्लीडिंग, और कब तक ये ब्लीड करता रहेगा? लोग कब तक मरते रहेंगे? और मैं यहाँ पे खास कर एक और चीज बताना चाहता हूँ चीमा साहब। इस हफ्ते एक बड़ा सख्त, इससे अलावा हट के चीजें हुई हैं। हम एज ए नॉट अ कंट्री, वी आर गोइंग बैंकरप्ट, मैटर ऑफ फैक्ट। हम एज ए सोसाइटी बैंकरप्ट हो रहे हैं। उसके ऊपर बैंकरप्ट किस तरह हो रहे हैं? हमारी इकदार खत्म होती जा रही है, हमने वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं। एक सबसे बड़ी मिसाल जो मैं बताना चाहूंगा, ये दूसरा वाकया है। रिजवाना एक 14 साल की बच्ची है, जो कि एक जज, सिविल जज, पहले भी एक जज साहब के घर में इस तरह का हादसा हुआ था। ये दूसरी दफा हुआ है। रिजवाना एक लड़की है, 14 साल की बच्ची। मैं समझता हूं कि उसको जिस तरीके से मारते रहे हैं, और उसके सर के अच्छा, फिर मार के उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, और उसके सर के जख्मों के अंदर कीड़े पड़ चुके हैं, इन्फेक्शन हो चुका है, और वो पता नहीं बचती है या नहीं बचती। लेकिन उसके ऊपर एक और ज्यादती हुई। उन जज साहब की बीवी, जो कि मुलजमा है, उनको बेल बिफोर अरेस्ट दे दी गई हाई कोर्ट की तरफ से। और ये पाकिस्तान के अंदर स्लेवरी, ये जो मैं इसको स्लेवरी कहूंगा, इस स्लेवरी के ऊपर IMF की नजर क्यों नहीं पड़ती है? इस स्लेवरी के ऊपर ह्यूमन राइट्स वालों की नजर क्यों नहीं पड़ती है? इस स्लेवरी के ऊपर अमेरिकन एम्बेसडर की और ब्रिटिश एम्बेसडर की क्यों नजर नहीं पड़ती है? और इसी स्लेवरी के ऊपर हमारा एचिसन से पड़ा, बाहर का पड़ा एक नवाबजादा, जो इस वक्त सियासी जज है, उसने सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया इस पर? वो क्या चाहता है? 1 साल से वो सियासत में बंदा अंगेज है, हर सियासी चीज के अंदर उसने जमानतें दी हैं, सब कुछ किया है। यहां जमीर क्यों खामोश हो जाते हैं?
क्या वो किसी की मां नहीं थी? क्या वो इंसान नहीं है रिजवाना 14 साल की? और सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब, ये जो 10,000 रूलिंग एलीट है, इनके हर घर के अंदर 10-10 रिजवाना बैठी, तो उनके लिए क्यों नहीं है? क्या बात? इन्हीं रिजवाना जो बच्ची है इस पाकिस्तान की, इनकी बददुआओं की वजह से आप तरक्की नहीं कर रहे। इन्हीं बददुआओं की वजह से ये जो 10,000 रूलिंग एलीट है, 15,000 जो कि 25 करोड़ लोगों को यरगमाल बना के बैठे हैं, इन्हीं की चीखों और बददुआओं की वजह से बरकत ही खत्म हो चुकी पाकिस्तान में से, बिल्कुल इस वक्त। दूसरा सबसे बड़ा जुल्म मैं बताना चाहूंगा, जिसके ऊपर फिर वही हमारा सियासी जज और सियासी अदालतें सारी जो हैं, ये सारी सियासी अदालतें सारी जो 16-16 मिनट में 16-16 जमानतें देते हैं, उसमें बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाकया है। अब बहावलपुर यूनिवर्सिटी के वो इलाका है जहां लोग औरतें अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं, और वहां से जो बच्चियां बहावलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई हैं, उनके साथ क्या हुआ है? कोई है जवाब किसी के पास, किसी अदालत के पास? सबसे बड़ी बात है, हुकूमत इस वक्त नून लीग, वजीर आजम उस पर बोलने के लिए खामोश इसलिए है, वो कहता है मेरे सियासी तस्वीर के ऊपर कुछ चंद छींटे ना पड़ जाए। वो इसलिए इस सब्जेक्ट को टच नहीं कर रहा कि मैं तो जाने वाला हूं, आगे इलेक्शन लड़ना है, कहीं मेरी कोई सियासी साख ना खराब हो जाए। वो भी खामोश है। ब्यूरोक्रेसी तो वैसे ही करप्शन में इन्वॉल्व है, वो तो अपने पैसे, वो तो अपने लंदन टोरंटो के घरों में बिजी हैं सारे, ब्यूरोक्रेसी सारी। कोई एक्शन नहीं है। मैं कहता हूं कि ऐसी ये जुडिशरी तो वैसे ही आपका नंबर 129 है, 129 है आपका 140 में से। मेरे ख्याल में तो अब 140 से भी क्रॉस कर जाना चाहिए ये बहावलपुर और रजवाना के केसेस के ऊपर, कि सियासी फैसले आपने लोगों को जमानतें दे देते हैं, आने वाले क्राइम कर उस पर भी दे देते हैं। इस पे क्यों खामोश है? रात को अदालतें खुलती हैं, इन पे क्यों नहीं खुल रही अदालतें? बहावलपुर की कोई कहता है 5500 बची हैं, कोई कहता है 7,000 बची। उनके मां बाप को आप एज ए सोसाइटी, चीमा साहब, एज ए सोसाइटी, एज ए पाकिस्तानी, उन 5500 बच्चियों के मां बाप, उनके बहन भाइयों से उनकी फीलिंग्स के बारे में कभी सोच सकते हैं आप कि उनकी बच्चियों के साथ क्या हुआ है वहां पे? वो एक ओपन ड्रग मार्केट थी, एक सेक्स, एक ब्राथल बना दी यूनिवर्सिटी उन्होंने, ब्राथल थी वो। मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो हमारी उर्दू और पंजाबी में इस्तेमाल किया जाता है। वो ब्राथल था वो सारा। किसी ने उस पर एक्शन लिया? कोई नहीं एक्शन, कोई। सियासी लोग, वहां का एक सियासी बंदा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, उसके बच्चे को छोड़ के जो टूटे फूटे इधर उधर जो सारे नशई हैं उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन बस खामोश। लेकिन ऐसे सोसाइटी कोलैप्स कर चुके हैं, इखलाकी तौर पर खत्म हो चुके हैं। ये रिवाइव कौन करेगा, किस तरह होगा? इस वक्त सबसे बड़ा आपका सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी पाकिस्तान का हाफिज कुरान है, वो जो कि एक हाईएस्ट एक्सरसाइज है हमारे इस्लाम के अंदर, कि पूरे कुरान को अपनी छाती में ले जाना। उसको एक स्विफ्ट एक्शन करना चाहिए था बहावलपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर। उसको बंद करके तो इन्वेस्टिगेट कर, यूनिवर्सिटी बंद कर देनी चाहिए थी। और खुद मैं कहता हूं बहावलपुर यूनिवर्सिटी का केस का मिलिट्री कोर्ट में चलाना चाहिए था, क्योंकि अदालतें तो खत्म हो चुकी, अदालतें तो इंसाफ दे ही नहीं रही। मिलिट्री ट्रायल उसका होना चाहिए था। मैं कहता हूं ट्रायल भी यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए था, मां बाप के सामने होना चाहिए था ट्रायल उसका। अगर हाफिज कुरान एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है पाकिस्तान का, और वो भी इस चीज के ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं है भावलपुर यूनिवर्सिटी पे, रिजवाना पे, तो फिर क्या होगा? और दूसरी आगे मैं बात करना चाहूंगा, एक आपका सबसे बड़ा पाकिस्तान को मैं समझ रहा हूं पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया में दिखाने के लिए आफरीन शबर जैदी पे उसने जियो टीवी के एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के अगले दिन जो बातें की हैं, उसने 3 माफियाज के बारे में बात की है। माफियाज क्या है? उसने कहा जी मैंने किसी जिम्मेदार को टैक्स का लेटर भेजा था, और सारे ये एमएनए जो गैंगस्टर हैं, सारे जो माफिया स्टाइल है, सारे पार्टी के ये इकट्ठे होके आ गए थे मेरे पास। और फिर उसने कहा कि मैंने एक स्मगलर को लेटर भेजा था, सदर्न कमांड का जो बंदा कमांडर था वो आ गया था। फिर उसने कहा मैंने तंबाकू इंडस्ट्री को लेटर भेजा था। तो फिर क्या हुआ था? और फिर वो डिप्रेशन में जाके रिजाइन कर गया। मैं समझता हूँ शबर जैदी साहब, सलाम है आपको कि आपने नेशनल टीवी के ऊपर आपने बताया है कि ये माफियाज कौन है, इनके प्रोटेक्टर कौन है। लेकिन आईएमएफ को ये सारा कुछ नजर नहीं आ रहा। ये सारा कुछ आईएमएफ को 87 लोगों की कैबिनेट नजर आती है, कुछ नहीं बोलते, लेकिन बिजली पर कौम का खून चूस रहे हैं। पता नहीं ये क्या प्रोग्राम है।
IMF का प्रोग्राम है, पाकिस्तानी 10,000 रूलिंग एलीट का प्रोग्राम है। ये क्या जुल्म है, ये क्या सोसाइटी है, ये लोग कौन है, इनका मजहब क्या है, मेरी तो समझ से बाहर। ना ये इंसान कहलाने के काबिल है, ना ये मुसलमान कहलाने के काबिल है। ना पाकिस्तान तो बनाया ही नहीं इन्होंने। पाकिस्तान तो एक बहाना है लूटने का। 10,000 लोगों के लिए एक ATM मशीन लगी है पाकिस्तान कि किस तरीके से वहां से ले लेके पैसे लंदन और टोरंटो जाना है। लेकिन दुख वाली बात यह है कि 25 करोड़ लोग सर नीचे आंखें नीचे करके गुलाम एक स्लेवरी बर्दाश्त कर रहे हैं। सारा कुछ मेरी समझ से बाहर है। रिजवाना का केस है तो सारी दुनिया का मैं चीमा साहब मैं भी तो मुझे भी तो इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिल रही है तो इसका मतलब सारे पाकिस्तान को मिल रही है। अगर मुझे मिल रही है तो पूरी दुनिया को मिल रही है ये इन्फॉर्मेशन। कोई मर्दे मोमन कोई, मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त द हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान इज हाफिज कुरान है। इससे आगे आप कहां जाएंगे? इससे बड़ा बेहतर एक करैक्टर में इससे बड़ा करैक्टर कहां से लाएंगे आप? दूसरे तो सारे लुटेरे हैं। आपकी डीलें बन रही हैं, दुबई में बैठ के बारियां बनाई जा रही हैं। मेरा बल्कि क्वेश्चन मार्क है आज चीमा साहब, आप में 25 करोड़ लोगों से क्या नवाज शरीफ हाल है पाकिस्तान का? क्या करेगा वो आगे? इसहाक डार को भी बनाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर। बल्कि लोग इस वक्त कह रहे हैं ये अबूरी तो गवर्नमेंट तो नहीं है, ये तो नेशनल गवर्नमेंट बना रहे हैं। फिर ये आपस में बांटेंगे सारे मिलकर अपनी मिनिस्ट्रियां और लूटेंगे अपने मर्जी के अफसरान लगा के। इस वक्त आपको पता है जो आपका जो सियासी इत्तेहाद है, इन्होंने मिनिस्ट्रियां आपस में तकसीम की हैं और कोई मिनिस्ट्री किसी मिनिस्ट्री को पता नहीं कि दूसरी मिनिस्ट्री क्या कर रही है। इन्होंने अपनी मर्जी के अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अपने सूबों के ला के अफसरान बैठाए हैं और सारे लूट रहे हैं। करप्शन की आवाजें बुलंद होकर वॉशिंगटन DC तक आ रही हैं आवाजें आपकी करप्शन की। लेकिन ये कि कोई पूछना, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है करप्शन रोकने के लिए। कोई मैकेनिज्म इज नॉट इन इफेक्ट एट ऑल। कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ही जवाब दे। मेरा ये क्वेश्चन है, बल्कि 25 करोड़ लोगों का हक बनता है अगर कोई सोचे तो। को बताया किसी ने कि IMF के पैसे जो हम दोबारा ले रहे हैं ये कहां जाएंगे, कहां स्पेंड किए जाएंगे? कोई मर्दे मोमन, कोई जज किसी किस्म का ये कौम को सिर्फ ये बता दे कि 76 साल के कर्जे कहां गए हैं, वापस लाना तो इनकी पॉसिबल ही नहीं ना। वो कहां कहां पड़े हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में लगे, कोई है इंसान बता दे इनको। लेकिन चीमा साहब इसके ये सारा जो मैंने नक्शा आपको बना के दिया है सारा पाकिस्तान का, अगर इससे कोई डिसएग्री करता है मेरे साथ आर्गू तो करे ना कि नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो यार, रिजवाना के लिए हमने ये कर दिया है, बहावलपुर यूनिवर्सिटी के मां बाप को हम ये इस तरह शिफाफ इंसाफ देंगे। कोई बताए मुझे, शब्बर जैदी की सारी बातों को चैलेंज करे, कोई बंदा को चैलेंज करे ना उसको। कोई कोर्ट जो सदरन कमांड का जो बंदा गया था उसको कोर्ट में ले जाए शब्बर जैदी को। हम जैसे लोगों को जवाब तो आ जाए ना कि शब्बर जैदी ने हमें मिस गाइड किया है, मिसलीड किया है। लेकिन कोई जवाब नहीं दिया किसी ने। आज तीसरा दिन है। तो चीमा साहब इन सारे सर्कमस्टांसेस जो मैं पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है मैंने, मुझे इसमें कहीं पाकिस्तान जीतता नजर आता है तो मुझे बताएंगे। और साथ में दूसरी तरफ मैं अगर बात करता हूं भारत के साथ, आपका एडजॉइनिंग है, उनकी मैं बात करता हूं। टाइम मैगजीन में मैं आर्टिकल मैंने पढ़ा है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इकोनॉमिक प्रोफेसर ने लिखा है, हिरवंत पेनेगरा ने, कि किस तरीके से भारत की इकोनॉमी जो है आगे फ्यूचर में। उसको छोड़े, मोदी साहब ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है वहां इलेक्शन की। उन्होंने कहा कि मुझे अगली टर्म दो तो अमेरिका की भारत की इकोनॉमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जापान को हम सरप्लस करके अमेरिका चाइना के बाद तीसरा नंबर भारत का होगा। ये सारे लुटेरे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये रिजवाना बहावलपुर यूनिवर्सिटी से आगे चलें तो मैं इनको बताऊं ना कि पड़ोस में क्या हो रहा है। मैं बात करूं तो कह देते हैं भारत की बात करते हैं। नहीं भारत की बात सुनना चाहते हो तो चाइना की सुन लो। वो CPEC आ गया आपका जो 10 साल मंसूबा आया है, उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं, जिसके लिए इस्लामाबाद शट डाउन कर दिया आप लोगों ने। पाकिस्तान ने सारा शट डाउन कर दिया अपने आपके वो जो मालिक आ गए ना, मालिक है ना वो तो, चाइना तो मालिक है इस वक्त पाकिस्तान। वो उनसे यही सीख लो वो करप्शन से किस तरह डील करते हैं भाई। और गोली कहां मारते हैं जब पकड़ते हैं तो, वो जेलों में जब लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, उनसे ये भी सीख लो। पूछो इससे, ये जो आया आपका वाइस चाइनीज प्रीमियर आया, उससे पूछे भाईजान CPEC तो बना रहे हो, सारा कुछ कर, हमें ये बताओ करप्शन किस तरह रोकते हो। वहां रिजवाना के साथ होता है तो क्या किया जाता है, वहां 7,000 यूनिवर्सिटी की बच्चियों को नंगा किया जाता है तो उनका क्या करते हो, क्या करोगे उनसे? ये क्वेश्चन पूछ लो उनसे। शब्बर जैदी को उसके सामने बिठाओ यार कि माफियाज को किस तरह डील करता है चाइना। अगर नहीं भारत को देखना चाहते तो बांग्लादेश से सीख लो, जाके कोशिश कर लो। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है, मैंने जो रिसेंट अभी पढ़ रहा था चीमा साहब,
कि इस वक्त चाइना कोविड ने बड़ा कुछ सीखा, बल्कि वो आर्टिकल जो मैंने आपको बताया कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, जिसमें कहा गया कि भारत की इकोनॉमी जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी को सरप्लस करेगी, उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताया कोविड का इंपैक्ट पूरी दुनिया में, और जिस तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी कोविड की वजह से स्लो हुई है, उसकी इसी से दुनिया की दूसरी इकोनॉमीज कैचअप कर जाएंगी। और खासकर उन्होंने उसी आर्टिकल के अंदर इंडिया का ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के बारे में बात की है, और 1991 के रेवोल्यूशन की बात की है कि किस तरीके से चाइना भारत ओपन अप हुआ। फिर उन्होंने बात की है कि किस तरह इस वक्त भारत के अंदर जो यंग जनरेशन है, वो अगली जनरेशन यंग कितने लोग हैं। फिर उसके बाद उन्होंने, और ये मैं उसको साथ रेफरेंस ये देना चाहूंगा कि मोदी साहब ने भी अमेरिका में भी आके यही बात की थी, और फ्रांस के अंदर भी जाके यही उन्होंने बात की थी। अमेरिका को उन्होंने कहा था कि वो बिल्ड द टनल ऑफ इंटेलेक्ट, कि हमारा यंग इंटेलेक्ट आएगा, इनके पास टेक्नोलॉजी नॉलेज होगा तो हम ब्रिज बना देंगे। फ्रांस के अंदर जाकर उन्होंने अपने स्टूडेंटों की बात की थी कि वो 2 साल नहीं 5 साल रखेंगे फ्रांस में। उन्होंने भी यंग लोगों को और डेस्पोरा को प्रमोट किया, और इस आर्टिकल में भी उन्होंने यही कहा था कि जवान तो हैं लेकिन पढ़े लिखे नौजवान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नौजवान है। और मेरा नौजवान कहां जा रहा है मंडी बहुद्दीन का, वो जाके ग्रीस की किश्तियों में डूब रहा है, वो तुर्की की किश्तियों में डूब रहा है जाके। ये फर्क है। तो चीमा साहब, ये दर हकीकत एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। लेकिन काश के मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मदरलैंड में कोई एक लीडर पैदा हो। आप सोच नहीं सकते, मेरे जैसे कई यहाँ जख्मी पाकिस्तानी फिर रहे हैं, जो जख्मी जो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी, हमें पाकिस्तान से कोई अच्छी खबरें आए, हमारा पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह आगे जाए, भारत की तरह आगे जाए। अब तो खैर अफगानिस्तान भी आपसे अच्छा नजर आना शुरू हो गया, आपकी सारी एजेंसियों की मर्जी से। वो मेरे जो पठान भाई हैं, सारे तालिबान भाई, बड़ी टेक्निकल तरीके से डॉलर सक करते रहे हैं, और आप कमीशनें लेते रहे हैं उस पर। अफसोस है, काश के कभी कोई एजेंसी पाकिस्तान बनाने की कोशिश करे, काश कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो पाकिस्तान को रास्ता दिखाए, और हमें भी कोई अच्छी खबर मिले। आप सोच नहीं सकते कि जिस तरह लोगों ने पीटीआई ने, खान साहब ने बड़े ख्वाब दिखाए थे, और आपने देखा होगा आज भी ओवरसीज पाकिस्तानीज में क्यों ज्यादा पॉपुलर है, और वो पैसे आज भी फेंक रहे हैं पीटीआई के लिए, आज भी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि उन्होंने ख्वाब दिखाया था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। अब वो बाद में मजहबी लीडर बन गए हैं, ये एक अलग बात है। उन्होंने रियासत मदीना और कई अमन बिल मारूफ का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। लेकिन ये कि पाकिस्तानी जब हम यहाँ, क्योंकि उसकी दुख ये है, आप पाकिस्तान में बैठते हैं लिमिटेड, आप देखते नहीं है तरक्की दुनिया किस तरह कर रही है। जब आप वाशिंगटन डीसी में होते हैं चीमा साहब, आपको दुनिया की तरक्की नजर आ रही होती है। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है जरूर, हर पाकिस्तानी की ओवरसीज जो बैठता है, जाता है, जलील होता है, ख्वार होता है, सेकंड क्लास सिटीजन बनता है किसी दूसरे मुल्क का, या थर्ड क्लास सिटीजन बनता है, उसकी ख्वाहिश जरूर होती है काश मेरा मुल्क भी जो है वो किसी स्टेज पर कहीं कुछ ना कुछ हो। और उसके ऊपर हमें हमें मजीद जो जलालत होती है, खून के आंसू हम रोते हैं कि जब 19 ग्रेड के अफसरान और ये एमएनए ये टूटे फिटे, जब ये लूट के उस मादरे मिल्लत को यहाँ पे 5-5 10-10 मिलियन के जो पैलेसेस बनाते हैं टोरंटो में, जब इनके बच्चे हम यहाँ पे रल्ले तरल्ले करते नजर आते हैं, तो फिर उस उम्मीदें खत्म हो जाती है, ना उम्मीदी, मायूसी आती है। लेकिन ये कि चीमा साहब, आज इस पे मैंने बताया इस वक्त आपको पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और आपने भी इसमें बताया धमाके फिर शुरू हो चुके हैं, और पता नहीं इसके पीछे क्या डॉक्टर साहब, ये एक पाकिस्तान के अंदर बड़ी डिस्कशन हो रही है कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, 28 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी। चाइनीज़ जो हैं उन्होंने तारड़ साहब बात की थी हमारे साथ 62 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट की। आज चाइना के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि टोटल हमने पिछले 10 सालों में 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। ऑन एवरेज 2 अरब डॉलर सालाना वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। हम मकरूज़। तारड़ साहब, ये जो पकड़ के इन्वेस्टमेंट लेके आने वाला कॉन्सेप्ट है, आपको लगता है ये कामयाब होगा? और ये इस तरह की चीज़, आज जो हमारी पार्लियामेंट है वो भी हुकूमत की ख़त्म हो रही है, और कानून साजियों पे कानून साजियाँ हो रही हैं अगली डराने के लिए, एक खौफ का माहौल बनाने के लिए अगले इलेक्शन के अंदर। ये जो चाइनीज़ ने 62 अरब डॉलर की बात की, लगाया 25, हम 28 अरब डॉलर की और बात कर रहे हैं, और जो आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ पाएगी? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान आए थे, उन्होंने कहा था हम 10 अरब डॉलर लगाएंगे, कोई वो भी पैसा नहीं लगा। जो बातें हैं, वो मुल्क जो कहते हैं हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो बोलते नहीं है, हमारी हुकूमत बोलती रहती है। आपको क्या लगता है, वाकई कोई डायरेक्शन
बनने जा रही है? क्या हम वाक़ई इंडिया की पॉलिटिकल एंड जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उससे कोई लेसन सीख रहे हैं? या क्या आपको लगता है कि बस ये इलेक्शन स्लोगनरिंग है क्योंकि इस हुकूमत की टर्म कंप्लीट हो रही है? चीमा साहब, देखिए, मैं आई विश कि मेरे पास पीएचडी इकोनॉमिक्स होती, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी पीएचडी इकोनॉमिक्स से ज्यादा तजर्बा इसलिए है बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि मैं सारी जिंदगी मैंने बिजनेस किया। मेरा एक क्वेश्चन है पाकिस्तान के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट से, आप लॉ एंड ऑर्डर के बगैर इकोनॉमी किस तरह ठीक करेंगे? आप धमाकों के एनवायरमेंट के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट किस तरह लेके आएंगे? बल्कि उसको छोड़ें, आपके धमाके शुरू होते हैं, जो आपके लोकल बिजनेसमैन है वो भी भागना शुरू हो जाते हैं, और उसकी मिसालें मौजूद हैं। हर आपका बिजनेसमैन जो है बाहर वो गोल्डन वीजा ले रहा है, वो बाहर अपने बच्चों को ग्रीन कार्ड दे रहा है, भाग रहे हैं, मुसलसल भाग रहे हैं लोग। आप बाहर से बात कर रहे हैं, आपकी तो ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही, लोकल अपने भाग रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो पैसा लेके भाग रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो पैदल भाग रहे हैं, बेचारे जाके समुद्रों में डूब रहे हैं। आपको तो पता ही है किश्तियां डूब रही हैं। तो इन सर्कमस्टांसेस में ये सिर्फ एक स्लोगन है। और दूसरा, मुझे ये बताएं, जिस कंट्री का जुडिशियल सिस्टम नाकाम हो, अदालतें सियासत पार्टियां बन चुकी हो, वहां बाहर से इकोनॉमी, वहां से इन्वेस्टमेंट आती है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपके धमाकों के दरमियान मैं $5 मिलियन पाकिस्तान लेके चला जाता हूं प्रोजेक्ट करने के लिए। वहां पुलिस मुझे किसी जाली मुकदमे में फंसा लेती है, तो ऊपर जज भी उनके साथ मिल जाता है, फिर मेरा क्या फ्यूचर है? हुआ है लोगों के साथ। मेरे पर्सनल एक दो यार दोस्त हैं जो यूरोप से गए थे ये सारा कुछ ख्वाब से जाके मादरे मिल्लत को सर्व करने के लिए। जिस तरीके से वो वन वे टिकटों से भागे थे, मैं स्टोरियां शेयर कर सकता हूं आपकी उनके साथ। किस तरीके से वहां जजों ने पैसे उनसे लिए जमानतें देने के लिए, किस तरीके से, क्योंकि उनके पास पैसा था। पाकिस्तान में पैसा होना एक बदकिस्मती है, बिकॉज यू बिकम टारगेट ऑफ एवरीबडी। तो चीमा साहब, ये किस तरह इसके बगैर सारा कुछ होगा? मुझे कोई इकोनॉमिस्ट बता दे ये बात, मुझे गलत प्रूफ करे कि जो तुम कह रहे हो कि हम लॉ एंड ऑर्डर के इसी हालात में धमाकों के धुएं के नीचे ही हम फैक्ट्रियां बनाएंगे। ये किस तरह पॉसिबल? आज आपका क्या ख्याल है, इंटरनेशनल मीडिया प्रिंट नहीं कर रहा कि 20 बंदे मरे धमाके में आज? क्या ये नहीं, इंटरनेशनल लोग नहीं देख रहे जो जिन्होंने, वैसे एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, जिन लोगों के पास पैसा होता है ना, उनके पास तालीम होती है, उनके पास अकल होती है, उन्होंने अकल से पैसा बनाया होता है। वो थोकना पकौड़े नहीं तल दे, वो इस तरह के ब्लंडर नहीं करते, ब्लंडर नहीं मार दे। वो जिस तरह के हमारा एक अमीरुल मोमिनीन कहता ओवरसीज लोगों के पैसे लेकर आ जाऊंगा, या दूध की नहरें बन जाएंगी। कभी ये भी बात हुई है? जब तक आप लोकल प्रोड्यूस चीजें नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। और वो मैन्युफैक्चरिंग, मान ली बात, आप खुद अपना पैसा बाहर रखना चाहते हैं, बाहर वालों को कहते हैं आके मैन्युफैक्चरिंग करें, ठीक है, ये भी एक फिक्शन देख लेते हैं, चलो ये सोच लिया जाए कि हम अब यहां से हम पैसे लेके वहां जाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन हालात तो पैदा करो ना यार, कुछ जज तो ठीक अपने करो। इस वक्त पुलिस भी पैसा है, जज भी पैसा है, सियासी पार्टियां। ये मैंने आपको बताया था इस वक्त फैशन क्या चल रहा है। खान साहब ने एक बड़ी मेहरबानी फरमाई इस कौम के ऊपर कि जितने करप्ट अफसरान हैं उनके बच्चे पीटीआई के सपोर्टर हैं, उनकी बीवियां पीटीआई की सपोर्टर हैं, और उनको बता ये दिया गया कि अगर बीवी और बच्चे पीटीआई में आके तो इबादत करें तो बाप के गुनाह सारे बख्शे जाएंगे। ये रवाज है इस वक्त। इस तरह भी कभी हुआ है? इस तरह भी कभी मुल्क चले? रिश्वत को रिश्वत समझो, रिश्वत को बुराई समझो, करप्शन को करप्शन तो समझो ना। इस वक्त आपने सोसाइटी में ये काम शुरू कर दिया कि जो अफसर ईमानदार होता कहते हैं ये बुज़दिल है, ये डरपोक है, उसके लिए आपने अलकाबात रख ली हैं। शरीफ अफसर आता है तो बंदे लोग मजाक उड़ाते हैं। अगले आने वाले दिनों में शरीफ बंदा को आएगा, पत्थर मारा करेंगे, जूते मारा करेंगे उसको। ये आप इस तरफ जा रहे हैं आप। लेकिन चीमा साहब, इकॉनमी जिस चीज का नाम है, मेरी नजर में एक तो आपके जब तक नौजवान पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब तक सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी, जब तक आप टैक्सेशन में, शबर जैदी साहब की मैं दूसरी बात उनके इंटरव्यू में बताना चाहूंगा, टैक्सेशन की उन्होंने बात की। उन्होंने अब मैं भारत से कंपैरिजन कर लेता हूं, उनका यूपीआई सिस्टम है, चीजें शबर जैदी साहब, उनका यूपीआई सिस्टम है, सारा कुछ रैकेट पे सामने आ जाता है, क्या क्या बिक रहा है। शबर जैदी साहब ने खुद फरमाया, उन्होंने कहा मैं शटर माफिया से डरता हूं। शब्बर जैदी साहब ने अपने उसमें इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब टैक्स की बात करता था तो सबसे पहले लोग मेरा मकसद है कि मैंने कहा था कि 50,000 से ऊपर शनाख्ती कार्ड दिया जाए किसी सेल के ऊपर। जब तक आपकी टैक्स ब्रैकेट नहीं जाएगी
आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन लोग टैक्स क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्हें पता है हमारे टैक्स क्या होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कई दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक हैं जहां लोग टैक्स देकर खुश होते हैं। क्यों होते हैं? उन्हें पता होता है हमसे पैसा जो लिया जा रहा है, हमें सर्विसेज उसके मुकाबले में दी जा रही है। जिस तरह मैं स्वीडन, नॉर्वेजियन कंट्रीज की मिसाल देना चाहूंगा, वहां पे लोग टैक्स देके खुश होते हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन फ्री है, उनकी हेल्थ केयर फ्री है, उनकी सड़कें ठीक है, उनके जुडिशियल सिस्टम ठीक है, करप्शन नहीं है। आपके लोग टैक्स क्यों नहीं देना चाहते? उसकी वजह है उन्हें पता है टैक्स लेके ये दुबई पहुंच जाना टैक्स हमारा, ये हमारे टैक्स के पैसे जाके टोरंटो में मोहल्लात बनने 10,000 रूलिंग एलीट के टैक्स क्यों देंगे वो? मैं उनकी जगह हूं तो मैं भी ना दूं टैक्स, मैं भी चोरी करूं टैक्स। लेकिन ये कि जब तक आप एक एज ए सोसाइटी अपने आप को ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, जब तक आप इंसाफ सामने नहीं, तहरीक इंसाफ बनाने से इंसाफ नहीं आ जाता। तहरीक इंसाफ ने फेल किया है आसान चीज को। वो खुद इंसाफ से भागते फिर रहे हैं, खुद ही डेटों पे डेटें ले रहे हैं चीजें, खुद ही 5-5 साल के केस उनके डिले हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के। तो फिर ये इंसाफ के, लेकिन इकोनॉमी को ठीक करने के लिए आपको अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम, दहशतगर्दी पे कंट्रोल, अपना जुडिशियल सिस्टम और पुलिस सिस्टम आप ठीक करेंगे तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, वरना नहीं आएगी। ये पीरियड। और मैं जिस तरह आप बात कर रहे थे, जिस वक्त सी पैक वाले आए, वो परेशान है, दो हाथों रो रहे हैं। वो आपको पता होगा इस सी पैक हमारे जो पिछले दौर के वजीर थे मवासलात के, उनको वीजा नहीं दिया जाता चाइना। आपको पता होगा कि वो अगले बेजार होके एक दफा चाइना का कौंसल जनरल ही बंद करके चले गए थे। तो ये सी पैक वाले अब आए तो हैं वापस, लेकिन देखें क्या बनता है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। दूसरा आखिरी पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा, चीमा साहब आपने कहा था कि क्या फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर। एक ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कई एनालिस्ट इस पे बोल चुके हैं कि चीमा साहब यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है लेकिन उस पर फॉलो अप नहीं होता। उसकी एक सबसे बड़ी वजह, जो मैंने उस पर रिसर्च की है, वो वजह ये है, हमारी गवर्नमेंटें जब बाहर से कोई ना कोई प्रोजेक्ट लाती हैं, उसको लॉन्च करते हैं बड़े शौक से, एक पूरी मीडिया कैंपेन चलती है, फिर उसके बाद फॉलो अप नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि जब वो ठेका क्रिएट किया जाता है तो वो जो करने वाले होते हैं ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान, उसमें से अपने किकबैक्स ले लेते हैं, उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, फिर उस पर फॉलो अप नहीं करते। अगर आपने किकबैक्स भी लेनी है, लेने और देने वालों दोनों को मेरा मशवरा ये है कि इनको 25% बयाना दिया करें किकबैक्स का, और उन्हें करेंगे जब ये फाइनल कंप्लीट होगा तो बाकी 75% फिर देंगे। इस तरह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। ये किकबैक पहुंच जाती है दुबई में और लंदन में जब फंड क्रिएट किया जाता है, और वो सियासतदान भी भाग जाता है, वो आपके ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो भी भाग भूग जाते हैं, बच्चे बुच्चे लेके आगे पीछे, बाद में फॉलो अप कर रहे हैं, बाद में कहते रहते हैं जी 1 विंडो 2 विंडो 3 विंडो बना दी हमने। वो ना विंडो खुलती है, ना दरवाजा बंद होता है, ना खुलता है। तो चाइना वाले रो रहे हैं, अब इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि आपने उनका 25-26 बिलियन डॉलर हड़प कर गए हैं, आपने उनमें से पिज्जे बना लिए हैं, आपने बड़ा कुछ खाया उसमें से, वो बेचारे परेशान है। और फिर इस तरह होता था कि आप पिज्जे वाले पिज्जे खाते थे, वापडा के पास जाते हैं तो वो लाइनें लगवाते थे, हर जगह जलीलो ख्वार किया गया। एयरपोर्ट पे चाइनीज आता था, वहां से जूते खाता था और खाता वापस चला जाता था। आपने उनके साथ भी मजाक ही किया। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे शरीफ बरादरान, हमारी जो पार्टियां हैं, पाकिस्तानियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ होने की वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनको प्रोजेक्ट बेचे जा रहे हैं, ये चीजें सारी उनको प्लेट में रख देंगे, पता नहीं उनमें से कितने कितने किकबैक होंगे, ये तो कौम आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये है कि वो ये जो हमारे यूएई वाले और सऊदी अरेबिया वाले, ये चाइना से ज्यादा स्मार्ट हैं, ये ज्यादा तेज हैं। इनके साथ डील करना इतना आसान नहीं होगा जितना समझा जा रहा है, क्योंकि वो आपने देखा होगा कि वो सीधे एस्टेब्लिशमेंट के भी अंगूठे लगाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वो कहते हैं जमानते हैं हमें दो। लेकिन इतना आसान नहीं होगा जितना माजी में होता रहा है। लेकिन इसमें जो कुछ भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, आज की डेट तक इसमें पाकिस्तान जीतता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कहा तार साहब। वो आपने एक मैसेज किया था, कहा था एक दफ़ा कि कौमें बमों से तबाह नहीं होती, ये अफ़गानिस्तान साबित कर चुके हैं। कौमें नाइंसाफ़ी और करप्शन से तबाह होती हैं और ये पाकिस्तान साबित कर चुके हैं। तो ये बात सही है कि करप्शन और नाइंसाफ़ी जो है हमारे मुआशरे में इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब गरीब आदमी जो है उसके लिए रास्ता कोई नहीं है। और अफ़गानिस्तान में सारी दुनिया ने बम मार लिए हैं, ओते दोते खिलौते हैं, उन्होंने परवाह ही कोई नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है। लेट्स सी कि ये जो अमारातीज़ हैं वो कितना को ट्रस्ट करते हैं और वाकई इस दफ़ा पैसे लगाते हैं, क्योंकि हम तो बड़े सालों से कह रहे हैं वो पैसे लगा रहे हैं, बड़े पैसे लगा रहे हैं। लेट्स सी इसमें क्या निकलता है। थैंक यू वेरी मच सारे तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया आपका।